अस्सलाम वालेकुम। कल आपने सुना कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब के बाद जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ख़िताब शुरू हुआ तो उन्होंने अपने वफ़द समेत उस इजलास का बायकॉट किया और बहुत सारे ममालिक के लोगों ने उस ख़िताब का बायकॉट किया और नेतन्याहू खाली कुर्सियों से ख़िताब करते रहे। लेकिन आप दिलेरी देखें, बल्कि दीदा दिलेरी देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस और ताकत जो है, ताकत की ज़ुबान पूरी दुनिया समझती है, उसका इजहार कल अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जब वो अपने नक्शे दिखा रहा था नेतन्याहू कि हम ये इंडिया से डायरेक्ट रूट बना रहे हैं इसराइल में और जिस मुल्क में से गुजरना है उसमें बहुत सारे ममालिक इस्लामी ममालिक हैं। जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में वो सफारतकारी का खेल रचा रहे थे, ऐन उसी वक्त उन्होंने मिडल ईस्ट में आग लगा दी और बैरूत पे लेबनान में हमला किया और हिज़्बुल्लाह के सरबराह इस हसन नसरुल्लाह को इसराइली बमबारी से जाँ भाग कर दिया और अली करकी जो उनके नायब थे उनको और सैकड़ों दूसरे लोग वहाँ शहीद हो गए। लेबनान में इस वक्त जंग जारी है, इसराइल के हमले जारी हैं और दूसरी तरफ ईरान में इतना ख़तरा बढ़ गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को भी नामालूम महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि ख़तरा यह है कि इसराइल ईरान पर भी हमला कर देगा। तो शाम, लेबनान और ईरान के साथ इसराइल ने जंग जारी रखी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को कोई कुछ नहीं कह रहा। तमाम इस्लामी ममालिक आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। क्या इससे आगे जाके क्या होने वाला है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तेल की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा, और तेल की कीमतें जब भी कुछ असर पड़ता है पाकिस्तान की मईशत पे उसके मनफी असरात ज़रूर पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमें ये नहीं, इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लामी दुनिया में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, हमारे हमसाये में क्या हो रहा है। हमें परवाह सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में सियासत क्या है, हमारे मुल्क में पीटीआई क्या करना चाह रही है, हमारे मुल्क में हुकूमत पीटीआई को रोकना कैसे चाह रही है। और आज पिंडी मैदान जंग बना हुआ है, जैसे मिडल ईस्ट मैदान जंग बना हुआ है, इधर पिंडी मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पे पुलिस और पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान लाठी चार्ज, आंसू गैस और पथराव का सिलसिला जारी है। हमने पूरी कोशिश की आज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को अपने प्रोग्राम में ले सकें, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है। तमाम के फ़ोन या तो बंद हैं इस वक्त या वो छुपे हुए हैं और इस वक्त वहाँ पे मुजाहरा करने की कोशिश हो रही है। पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बहुत सारी अहम जगहों से बंद हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल पिछले 11-12 साल से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे एक एहतजाजी कैफियत हमेशा जारी रहती है और बदकिस्मती ये है कि ये एहतजाजी कैफियत जिन सियासी जमातों ने शुरू की है, जिन्होंने इसको महारत से सरअंजाम दिया है, उनकी तरबियत कहाँ पे हुई, उनकी तरबियत करने वाले कौन थे, वो तरबियत करने वाले आज किन मुल्कों में रह रहे हैं, उन तरबियत करने वालों के बच्चे आज किन ममालिक में रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पिछले 11-12 साल में जिस मुसीबत में से गुज़र रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहा है, इसकी परवाह उनको क्यों होगी जो ये तरबियत करके चले गए। और हम यहाँ 2 सूबों में दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, 2 सूबों में सियासी लड़ाई चल रही है और सोशल मीडिया पे डिजिटल दहशतगर्दी चल रही है। वो डिजिटल दहशतगर्दी शुरू किसने करवाई और ये तमाम सूबों में जो कुछ हो रहा है ये किसने शुरू करवाया, एक इंतहाई दर्दनाक दास्तान है जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयद नवीद कमर साहब ने हमारी टॉप स्टोरी के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे खुरम दस्तगीर खान साहब से। और हमारा आज का एडिटोरियल उस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में होगा जिसका निशाना इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन लोगों के हाथों से जो लोग इन डिजिटल दहशतगर्दों को तैयार करके सरकारी सरपरस्ती में या अभी भी बैठे हुए हैं उहदों पे या घर चले गए हैं। तो हमें ज्वाइन किया है नवीद कमर साहब ने, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और जो कमेटीज़ गुफ्तो शरीत करती रही हैं पिछले दिनों मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान आइनी तरमीम पे उसका हिस्सा भी रहे हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम बात कर रहे हैं आइनी तरमीम पर जिसका अब सीज़न 2 शुरू हुआ है। पहला सीज़न हुकूमत ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो साहब का बहुत इस पर काम हुआ है, और लेकिन वो काम
कामयाब नहीं हो सका, सिरे नहीं पहुंच सका। अब आपने एक दफ़ा फिर ये कोशिश शुरू की है और मौलाना साहब से आपके वक्त की मुलाकात भी हुई है। तो की पिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान है, जो पहले भी नहीं माने थे तो तरामीम नहीं हो सकी। इस दफ़ा आप समझते हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर भाई, सवाल ये है कि जाहिर है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या हो सकता है, जाहिर है कि आपने लोगों के साथ इंगेज करना होता है। जब आप इंगेज करते हैं तो उनके जो कंसर्न्स होते हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो इश्यूज हैं वो भी सामने रखते हैं। और जाहिर है कि ये पेंस्टेकिंग एक प्रोसेस होता है, लेकिन अल्टीमेटली देखें ना, हमने तो बड़ी बड़ी कंसेंसस बनाई। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस से बना, 18th अमेंडमेंट कंसेंसस से हुई। तो जब तक कि वो हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचते तब तक प्री मेच्योरली चीज़ों को पुश करना जो है वो इतना सही नहीं होता। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जाना होता है और उसके बाद मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मौलाना साहब भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। पिछली दफ़ा जो आपकी कोशिशें नाकाम हुई हैं उसमें ऐसी कौन सी बात थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आप लोग नहीं मान पाए? नहीं, ये बात नहीं है कि मौलाना की कौन सी बात थी जो हम नहीं मान पाए। सवाल ये था कि जिस तरह से हुकूमत ने ये तरीका अपनाया था कि पहले कोशिश करो कि सबको इकट्ठा करो और फिर उनके साथ इवन जो डिटेल्स हैं वो शेयर करो। इस तरह से नहीं होता। कंसेंसस बिल्डिंग में तो आपको एक एक चीज़ को जो है वो नाप तोल के सामने लाना होती है। तो लास्ट टाइम जो मेरा ख्याल है कि उजलत में कोशिश की गई ये सारा कुछ करने की और इसी की वजह से नाकामी हुई। उजलत में जो कोशिश की गई, मौलाना साहब भी ये फरमाते हैं कि मौलाना फजल रहमान के उजलत में और आखिरी वक्त पे जाके मुसव्वदा दिया गया। हम देख ये रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब भी इस पर बहुत खुलूस के साथ और बड़े जोश के साथ इस पर काम कर रहे थे। तो फिर ये मुसव्वदा जो इतनी देर में आया और फिर उसमें उजलत की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी, इस उजलत की या इस गैर ज़िम्मेदारी की ज़िम्मेदारी किस पे है? हुकूमत पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, जो कि फोर फ्रंट में थी इस एफर्ट के? पीपल्स पार्टी जाहिर है कोशिश कर रही थी कि काम जो है अगर होना है तो सही तरीके से हो। तो उस वजह से तो पीपल्स पार्टी के गले में ये चीज़ नहीं आएगी ना। तो उनके गले में आएगी जिन्होंने जो है शायद उनका एक्सपीरियंस नहीं था कभी कंसेंसस बिल्डिंग का कि इस तरह से चीज़ें करने की कोशिश की। वो तो हमारा तो डे वन से ये पोजीशन थी कि कोशिश करो कि जितना भी इंक्लूसिव जो है वो डॉक्यूमेंट बने, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड आ जाए ना। अगर आप ये ना करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग भी नहीं करेंगे, तो खुद ब खुद तो चीज़ें नहीं होती ना। सही बात है ये, लेकिन ये कंसेंसस बिल्डिंग की जो आपने बात की है, तो हम तो ये भी सुना है और मौलाना साहब ने इसकी तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अलग मुसव्वदा था, हमारे पास अलग मुसव्वदा था, PMLN के पास मुसव्वदा अलग था। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, बिकॉज मेरा ख्याल नहीं कि ये देखे ना हुकूमत ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे, उसमें भी तो जाहिर मरहले थे ना। ये तो मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब को अलग क्या दिया गया और हमें क्या दिया गया, लेकिन जहाँ से शुरू हुए थे उसमें तो कई ऐसी चीज़ें थी जिस पे पीपल्स पार्टी को भी तो सख्त जो है एतराज़ात थे, जो कि हुकूमत के साथ बातचीत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म किए गए ना। तो आखिर में क्या ड्राफ्ट होता है वो तो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है ना। जिस ड्राफ्ट पे मैक्सिमम पॉसिबल जो है पार्टीज जो हैं ऑन बोर्ड हों, वही ड्राफ्ट जो है उसको आखिरी समझा जाएगा। बाकी इन बिटवीन ड्राफ्ट तो कई आते हैं वो जाते हैं, उनको तो आप काउंट नहीं करेंगे।
आपने फरमाया कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कौन कौन है इस वर्क इन प्रोग्रेस के अमल में? कौन कौन लीड कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, या जेयूआई, या पीटीआई? नहीं, लेकिन अब कौन, हर एक अपने अपने लेवल पे, सॉरी, हर एक अपनी अपनी लेवल पे कोशिश करेगा ना। जाहिर है हमारी, जैसे आपने देखा कल के मौलाना फजल रहमान साहब से कल भी मुलाकात हुई थी, उनकी टीम से आज भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये तो सारी जो है एक प्रोसेस है जिसका हिस्सा है। पॉसिबल कि गवर्नमेंट अपनी लेवल पे और लोगों से भी बात कर रही हो, मौलाना साहब पीटीआई से भी बात कर रहे हैं। सो जब तक ऑन बोर्ड सब आ जाते हैं, या कम से कम इतने नंबर आ जाते हैं जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की जरूरत होती है, तो उसके बाद ही कुछ चीज आगे बढ़ेगी। सो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व वन वे और द अदर। अच्छा, आपने जिक्र किया कुछ देर पहले भी कि कंसेंसस से आइन बना, कंसेंसस से 18वीं तरमीम हुई, लेकिन तरामीम तो बहुत सारी हो चुकी हैं, उन सब पे कंसेंसस भी नहीं था। इस वाली में कंसेंसस क्यों ज़रूरी समझ रहे हैं आप? कंसेंसस, सॉरी, रिपीट करें जरा। आपने फरमाया कि 1973 का आइन कंसेंसस से बना था, 18वीं तरमीम कंसेंसस से हुई। मेरा सवाल यह है कि और बहुत सारी तरामीम बगैर कंसेंसस के भी हुई हैं, क्योंकि आइन में 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास हो वह तरमीम कर सकता है। इस तरमीम में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप समझते कि कंसेंसस हो जाए तो बेहतर है? नहीं, ये कोई उस तरह से मुनफरिद बात नहीं है। कोई भी तरमीम अगर हो और कोई भी सिस्टम जो आप इन प्लेस रखें, उस पर ब्रॉडर कंसेंसस होना जो है वो लाजमी होता है। तो आपने खुद कहा कि जैसे 2/3 मेजॉरिटी करना जो है वो लाजिम होता है। अगर 224 MNAs और कोई सा 67 सेनेटर्स नहीं ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो नहीं होगा ना, फिर तो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हुई। तो उस लिहाज से वो वाला तो बहुत अच्छा है। आप उससे आगे जाके तमाम पार्टी को ऑन बोर्ड करना, वो एक फेदर इन द कैप है, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो 2/3 वाली पार्टीज तो कम से कम होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने कहा फेदर इन द कैप होगा अगर और पार्टीज़ भी आ जाएं, लेकिन 2/3 मिनिमम होना चाहिए जो आइन की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन यहाँ लगता है कि सब लोग ये चाह रहे हैं कि पीटीआई भी इसमें आ जाए, और इतलात ये हैं कि पीटीआई किसी भी आइनी तरमीम में दिलचस्पी नहीं रखती और ना ही साथ देगी हुकूमत का या हुकूमती जमातों का। इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि पीटीआई अगर ऑन बोर्ड ना आई तो इस तरमीम की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा उस पर, और पीटीआई इसको इस्तेमाल करेगी सियासी तौर पर नहीं, और ये कभी सड़कों नहीं पर होता। एहतजाज करने में? सड़कों पे तो पीटीआई वैसे ही एहतजाज कर रही है, आईनी तरमीम हो या ना हो, वो कोई नई बात नहीं है। बात सारी ये है कि हाँ, खूबसूरती इस चीज़ की होती है कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। लेकिन अगर ऐसी ऐसी रीजनिंग हो कि हमें पॉलिटिकली सूट नहीं करता है, गवर्नमेंट का साथ दें, तो फिर तो ना हुई ना। कोई कंसेंसस में आप आने के लिए तैयारी नहीं है, तो बात अलग है। सवाल ये कि जो इश्यूज ये रेस कर रहे हैं या जो कंसर्न शो कर रहे हैं, वो बैठ के बात करेंगे तो पता चलेगा ना कि कंसर्न शायद उनके गलत हैं। वो बार बार चीजें वो पर्सन स्पेसिफिक हो रहे हैं, वो जिसकी जरूरत नहीं है ना। आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते हैं, आप किसी एक बंदे के फॉर और अगेंस्ट तो नहीं बात करते। ये माजी में भी हमने देखा है, जब हमने पर्सन स्पेसिफिक करने की चीजें कोशिश की है तो वो नाकाम हुई है, वो उसका ब्लोबैक आया है। अच्छा, इसमें ये जो तरमीम अब होने जा रही हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है। तो आप समझते हैं कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेने में और दूसरी सियासी जमातों को साथ लेने में कामयाब हो जाएगी? भाई अक्टूबर आप के दूसरे टाइम हफ्ते तक? देखें, आपका सवाल जो है उसी में उसका जवाब है कि अगर आप पहले से टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपने कंसेंसस बिल्डिंग क्या की। जाहिर है कि टाइमिंग वैसे तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन व्हाट एवर टाइम इट टेक्स ना।
पहले जब कंसेंसस बिल्डिंग हुई थी तो उसमें कौन सी डेडलाइंस जो थी मीट करनी थी कि आप आज ये सवाल हमसे कर रहे हैं? नहीं, डेडलाइन इसलिए कि आप लोगों ने इजलास बुला लिया। हफ्ते को भी इजलास हुआ, इतवार को भी हुआ। पहले सुबह 9 बजे का टाइम, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात के 10 बजे। सारे लोग यहाँ मौजूद थे, फिर भी इजलास नहीं हो सका। भाई तो आप हुकूमत लोगों ने ने बनाया बुलाया, उसको। प्लीज थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूंगा अफसर जी जी। भाई। कि हुकूमत जी ने जी। बुलाया और उजलत में बुलाया और गलत किया, और उसका गलती को जाहिर है कि उनको रिपीट नहीं करना चाहिए। कि पहले सब लोग इकट्ठे हों, उसके बाद जो है आप बैठ के ये सोचते हैं कि क्या करना है, ये नहीं होता। पहले आप फैसला कर लें करना क्या है, उसके बाद लोगों को कहें। और जब इतने लोग आपको पता है ठीक कि है। आ गए, तो फिर आप इजलास बुलाएं ना। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है कि उजलत में जो बुलाया गया इजलास, और तैयारी भी पूरी नहीं थी, और फिर हमें लगा कि कोई एक कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है, सिंगुलर चेन ऑफ कमांड नहीं है इस प्रोसेस में आईनी तरमीम के। अभी भी हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इसमें लीड ले रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है दूसरी बार आईनी तरमीम के लिए, उसमें लीड एक पार्टी या एक बंदे के हाथ में है कि वो जिम्मेदार हो कब इजलास बुलाना है, कब कंसेंसस हुआ है, किस किस चीज़ पे कंसेंसस हुआ है, या अभी भी ये लीडरलेस ही सारा प्रोसेस चल रहा है? नहीं, देखिए ना, हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा पे कंसेंसस हो जाए और लोगों को इकट्ठे करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इजलास तो हुकूमत ने बुलाना होता है, हुकूमत ने लीड लेनी होती है। पीपल्स पार्टी तो हुकूमत नहीं है इस वक्त। तो जिनका की ड्यूटी है, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और पूरी टीम है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो तो हम आपके उनको ख्याल ये में दे सकते हैं कि बिलावल भाई हम इतना अचीव कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब का किरदार इस आईनी तरमीम में आप नहीं समझते कि बहुत अहम है? नहीं नहीं, हम तो है, जाहिर है कि एक नेशनल लीडर हैं और इतनी बड़ी पार्टी के को हेड कर रहे हैं। अब प्लस जाहिर है कि जितना हमारे पास माजी का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, वो शायद हुकूमत की काम आ जाए ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके और आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें ये बताइएगा, अगर अल्लाह करे कामयाबी हो, पाकिस्तान को कामयाबी हो, आपकी सियासी जमात को अगर कामयाबी होती है, बिलावल भुट्टो अपने ये जो उनको टास्क है कि उनके पास, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो और वजारत उज़्मा की पोस्ट के दरमियान फासला कम हो जाएगा? इंशाल्लाह। लेकिन ठीक जाहिर है, है कि ठीक है। वो ऐसी असेंबली होगी जहाँ पे उस पार्टी के पास लीड होगी। और उसमें हम तो चाह रहे ठीक। हैं कि बिलावल भुट्टो साहब एक दिन पाकिस्तान के वजीर आजम बने। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, हमसे बात। तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू मईशत में बेहतरी, क्या हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगी या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज का हॉट इशू मईशत में बेहतरी, क्या हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, इस पर बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सुन रहे हैं कुछ अच्छी खबरें मईशत के हवाले से, जिस पे बाज़ लोगों के सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि अगर मईशत बेहतर हो रही है तो शुगर मिल मालिकान को 7 अरब रुपए का रिलीफ क्यों दिया गया है पावर प्रोड्यूसर्स को। और दूसरी बात यह है कि लेकिन आम आदमी तक इसके समरात पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लग ये रहा है कि हुकूमत शायद मईशत में इस बेहतरी से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई को हैंडल किया जा रहा है, ये कॉन्फिडेंस है हुकूमत का या ओवर कॉन्फिडेंस है? जी, पहली बात तो ये है कि आम आदमी, मेरे भाई और बहनें, पूरे मुल्क में
उनको जो डिलीवरी है वो उनके मोहल्ले के करियाने स्टोर पर शुरू हो गई है, जहां अब अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें या तो ठहर गई हैं और काफी अशिया की कीमतें कम हुई हैं पहले के मुकाबले में। उन्हें ये एहसास हो गया है। सबसे बड़ी तो आटे की कीमत थी जो इस मौसम गर्मा में कम हुई, लेकिन उसके अलावा बाकी जो सब चीजें हैं, घी, दाल, चीनी, दूध, वो अब एक जगह पर ठहर गई हैं और बाज़ चीजों की कीमतें कम भी हो रही हैं। सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं, फ्रूट की कीमतें कम हुई हैं। तो लिहाजा जो हर पाकिस्तानी है जो कि अपने खानदान के लिए खाने की चीजें खरीद रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने मामलात कंट्रोल कर लिए हैं और एक साल पहले का जो बहरान था वो तो अब हम उसे कैसे डिसाइसिवली फैसला कुन तौर पे खत्म हो गया। अब हुकूमत के सामने ज्यादा बड़े पॉलिसी चैलेंजेस हैं, जैसे बिजली का जो पूरा सेक्टर है उसको दुरुस्त करना है, या टैक्सेशन का जो नेट है उसको कैसे वाइड करना है। तो ये सारे इशूज हैं। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस की आपने बात की है, ये कॉन्फिडेंस आज का नहीं है। मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं, 31 अक्टूबर 2016 को बिल्कुल बैन ही ऐसी किस्म का हमला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस वक्त के वज़ीर आला की क़ियादत में किया था, जिसको फिर उस वक्त की पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने अटक के पुल पर पसपा किया था। तो लिहाजा ये कोई नया मामला नहीं है, ये पहले भी इस तरह हमलावर हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल, सरकारी एहलकार, उनका इस्तेमाल करते हुए वो हमलावर हुए। इसी तरह 8 साल पहले भी हुए थे, उस वक्त भी पसपा किया था, आज भी पसपा करे। आप फरमा रहे हैं 2016 की बात, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त भी मुआशी इशारे जो थे वो ऐसे ही थे जैसे आजकल हैं। उस वक्त भी पीटीआई डिस्टेबलाइज करने के लिए ये एहतजाज कर रही थी जैसे आज कर रही है। आप ये कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहा हूँ। पीटीआई का एक रिकॉर्ड है। उस वक्त भी मैं आपके नाजरीन को, हमें भूल जाती हैं जब अच्छी बातें, क्योंकि जब हमें आज का जो दर्द है वो सबसे ज्यादा लगता है कि 2016 जून में पाकिस्तान में महंगाई तारीख की सबसे कम सतह पर आई, 2.8% की। 2016 में ही सितंबर में हमने IMF का प्रोग्राम 3 साल का, गालिबन लिविंग मेमोरी में पहला प्रोग्राम था जो एक हुकूमत ने 3 साल पूरा मुकम्मल किया कामयाबी से। और हर उन 3 सालों में हर साल जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो बढ़ा और महंगाई कम हुई हर साल। तो अब उसका जो आगाज है, तो पीटीआई ने पहले तो एक कोशिश की थी 2014 में धरने के जरिए चाइना के सदर का जो दौरा था सितंबर 2014 को, उसको डीरेल करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 महीने एक फर्क है से हुआ, लेकिन हुआ और सीपैक का आगाज हुआ और एक दफा फिर अब वो उस पर आगाज कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना माजी में नहीं जाना चाहता। अभी जो फ़र्क ये है, एक तो ये कि IMF की शराइत बड़ी कड़ी हैं, जिसका जिक्र आपने अभी बिजली के जो मामला पे किया। बिजली की कीमतें अभी बहुत ज़्यादा हैं और पेट्रोल की कीमतें कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं। आपने 2-3 जो चीज़ों का जिक्र किया, महंगाई का और रोज़मर्रा की अशिया की जो कीमतें कम हुई हैं, वो मानते हैं हम। पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हुई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हैं। बिजली का आप देखें, रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी मज़ीद बढ़ेंगे। IMF की कड़ी शराइत हैं इस पर। फिर जो टैक्स है और जो तनख्वाहदार तबका जिस तरह उस टैक्स नेट में फंसा हुआ है, ये 2016 में तो ऐसे नहीं था। तो अब आप उसको कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? इतनी मुश्किलात हैं लोगों की अभी भी। अगर रोज़मर्रा अशिया की कीमतें कम हुई हैं, आटे की कीमत कम हुई है, मानता हूँ, लेकिन मिडिल क्लास तो नहीं रही ना। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत के पास? ये फर्क सिर्फ ये आया है कि बीच में एक तजर्बा इमरानी भी हुआ है, जिसने पाकिस्तान की रियासत की, सियासत की और मुईशत की चूल्हे हिला दिए हर लिहाज से, और जो इतना लास्टिंग डैमेज किया है। मसलन आज जो हम बहुत अपने इर्द गिर्द मुआशी अफरा तफरी देखी है, उसकी असल बुनियाद तो अप्रैल 2019 का उस वक्त का IMF मुआहिदा किया था, उसमें रखी गई थी, जिसमें चाइना के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको खोल दिया गया। पहली दफा पाकिस्तान ने IMF के साथ एग्रीमेंट में मनी लॉन्ड्रिंग की गुफ्तगू शुरू की और स्टेट बैंक को कहा जी हम आज़ादी दे रहे हैं
और उसके नतायज इतने भयानक हमारे सामने आए हैं। महंगाई की सूरत में पाकिस्तान में जो एक खास तबके को जो सपोर्ट किया गया, रियल एस्टेट को एक बहुत बड़ी टैक्स एमनेस्टी दी गई, वो आजकल हम सब उसकी जो मुज़मरात हैं वो भुगत रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि अब चले उन्होंने रियल एस्टेट को सब्सिडी दी, आपने शुगर मिल ओनर्स को दे दी कि वो बिजली अपनी बना रहे हैं और वो बगास से बिजली बना रहे हैं, वो 7 अरब रुपए की उनको जा रही है, तो ये जस्टिफाइड कैसे है? ये लोग इतना टैक्स देते हैं, आप शुगर मिल वालों को आप नहीं, उनको कोई सब्सिडी, उनकी जो पेमेंट्स ड्यू है वो उनको प्रोवाइड की गई है। जो कोल की फर्नेस ऑयल के रेट पावर पे सेक्टर में जी कोल की रेट पे दी जा रही है। हालांकि वो बगास नहीं, वो तो बगास इस्तेमाल कर रहे थे ना, जो उनका एक बाय प्रोडक्ट है उनकी, उसका जो वो अपनी शुगर मिल में जो उनके बचता है फोक गन्ने का, उससे बना रहे थे बिजली। उनको कोयले के रेट पे क्यों मिलती है? उन्हें देखिए, जो ये सारा जो पावर सेक्टर है इसके अंदर जो साबिक एग्रीमेंट्स हुए हैं उसको हुकूमत बाउंड है पूरा करने की, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पूरी इस वक्त तनदही से उसी हुकूमत ने ये किया, आपकी उसी हुकूमत ने किया 2013 में। नहीं, वो तनदही से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम एग्रीमेंट जो है उनको रिव्यू करके हमें आइंदा इस तरह की पेमेंट्स ना करनी पड़े। आपके ख्याल में ये जो पूरे पिछले चंद महीनों से जो IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला हुआ, क्या उनको कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं हुई हैं? हर रोज होती हैं। तो लिहाजा जब तक तो वो एग्रीमेंट्स इन फोर्स है, उनको हुकूमत बाउंड है पे करने की। जैसे ही वो अब इस वक्त रिव्यू हो रहे हैं, तो हमारी यही तवक्को है कि इसके बाद इस तरह की पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, जब इस साल के आखिर तक हम एनर्जी सेक्टर की जो पहली बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग है उसे इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, इस पे आपने कुछ नहीं बताया, रिस्ट्रक्चरिंग तो आप मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन बिजली की कीमतें कब तक बढ़ाते रहेंगे? और टैक्स की जो मैंने बात की है, टैक्स बर्डन मिडिल क्लास पे, तनख्वाहदार तबके पे। हाँ, मैं जो बिजली की कीमतें जो हैं, जो इस साल बढ़ी हैं, जो बहुत हम सबके लिए तकलीफ दे थी, लेकिन उस बेस रेट में इजाफे के बाद अब मेरी तवक्को यही है, और ये टेक्निकल मैं आपको अपनी जजमेंट दे रहा हूँ, कि अब आइंदा कम से कम अनलेस कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल शॉक लगता है कि तेल की कीमतों में अचानक बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, तो अब अगले इस माली साल में बिजली की कीमत दोबारा बढ़ाने के कोई हमें जवाब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो ट्रैजिक कॉमेडी है। आपने जो बात की है, हंसने का दिल करे कि अब नहीं बढ़ाएंगे, अब और कितनी बढ़ानी? लोग तो एक्सपेक्ट करें कम होंगी कीमतें बिजली की, तो कम तो नहीं होंगी, इसका मतलब है। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उनको नहीं जी, कम फौरन तो नहीं होंगी, ये भी हकीकत है जो नंबर्स हमें बता रहे हैं, लेकिन इसमें जिस तरह पहली जो सपोर्ट है वो, जिसकी ऊपर पूरी कोशिश जारी है कि IPPs के साथ जो उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला है उसको हल कर लिया जाए। दूसरा, हमें अब्सार साहब एक बड़ी संगलाख हकीकत का सामना है, जिसका आज के जो हमला हुआ है इस्लामाबाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, इसका भी ताल्लुक है कि बिजली का खसारा उस वक्त तक सब्सटेंटिवली कम नहीं होगा, और मुझे और आपको बिजली के बिल कम नहीं होंगे जब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और देही सिंध में हाकमियत बेहतर नहीं हो जाती। क्योंकि इन 3 इलाकों से, जहाँ पाकिस्तान की 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, हुकूमत पाकिस्तान को बिल वसूल नहीं होते, बिलों की चोरी ज्यादा है, और हम उसको किसी भी तरह छुपाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक वहाँ हाकमियत उसकी सजा पूरे मुल्क को दे रहे हैं आप, और किस तरह इंप्रूव होगी? 5 जी, पूरे मुल्क, मेरे और आप जैसे जो कंज्यूमर इस्लामाबाद से, ये तो हुकूमत की कमजोरी, हुकूमत की है, हुकूमत करने वालों की है कि वो रेट अपनी लगा नहीं सकते, तो उसकी सजा पूरे मुल्क के अवाम को दे रहे हैं। लेकिन तो चलें आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा, मुश्तरका चैलेंज है। देखिए, अगर एक सूबे की हुकूमत जो है वो बजाय ये कि उस सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाए, अपने सारे वसाइल जो हैं वो अमन और अमान में बेहतर करने में, हाकमियत को इम्प्रूव करने में करे, तो वहाँ बेहतरी तवक्को है। लेकिन एक सूबा जो है वो तो अपने सारे वसाइल और एनर्जी और वक्त जो है वो वफाक पर हमलावर होने पर इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगी? ठीक है,
खुर्रम साहब ये बताइएगा कि जो आइनी तरमीम पे बहुत बात हो रही है और पीटीआई ने कह दिया कि वो किसी आइनी तरमीम में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेगी, तो मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, आप लोगों की निगोशिएशन भी जारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के आई है और मौलाना ने शिकवा किया, उनकी जमात ने मौलाना फजल रहमान की कि हुकूमत ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। तो आप की हुकूमत रब्ता क्यों नहीं कर रही? क्या आप लोग समझते हैं कि आप मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं मना पाएंगे? नहीं, देखिए मौलाना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी और मुस्लिम लीग नून के हाईएस्ट लीडरशिप के साथ दहाइयों से ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे और मुस्बत ताल्लुकात हैं और उनके वो हमारी हुकूमतों में का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो उनके साथ राब्ता जारी है। और ये पूरी कोशिश अब जब भी ये तरमीम का मुसवदा फाइनल होता है कि मौलाना से हमायत की दरख्वास्त करेंगे और हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह वहाँ से मुस्बत जवाब आएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो उस मुसवदे का हतमी होना ज़रूरी है जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि हतमी होना है अभी, ये अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक आप ये आइनी तरमीम कर पाएंगे? जी, इस वक्त तो तमाम इशारे मुर्शिद की तरह आइनी तरमीम के मामले में भी मुस्बत हैं, तो लेकिन इस पे जो 2 हफ्ते पहले वो तो पिछली दफा भी लग रहे थे आपको, फिर आधी रात को इशारे सुर्ख हो गए। जी, तो हुकूमत जो है जी, माजी का वाहिद फायदा यही है कि उससे सबक सीखा जाए, तो उस सबक को सीख कर अच्छा तो जो पहला कदम है जिससे आप सबको और मुझे नहीं, मैं इसको क्लैरिटी कर देना चाहता हूँ आपके नाजरीन को कि वो पहला इशारिया जिससे हमें अंदाजा होगा कि ये इंशाल्लाह तरमीम होने वाली है वो ये है कि वो मुसवदा मंजूरी के लिए काबीना में पेश होकर मंजूर होगा, फिर हम बैठकर उस पर बात करें। ठीक है, तो ये बताइएगा अगर ये दूसरे या तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के आप समझ रहे हैं कि हो जाएगा, ये अचीवमेंट हो जाएगी आपकी तो और आपके इत्तेहादियों की, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो लंदन का उनका विज़िट की खबर आई है, वो विज़िट जो है वो अभी होगा, बाद में होगा, क्या होगा उसमें? तो उनकी मौजूदगी तो यहाँ ज़रूरी है। जी, वो इंशाल्लाह आईनी तरमीम में वोट डालकर ही जाएंगे, या अगर चले भी गए तो उसके लिए वापस आएंगे। उन्हें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमसे बात करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमसे बात करने का। वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल इस इशू पर कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक इंतहाई मनफी कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, इसके पीछे क्या है और काजी का कसूर क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद और आज का एडिटोरियल काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि लगता है कि कोई निज़ाम है इनविजिबल जो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और उनका कसूर क्या है। और मैंने इनविजिबल निज़ाम इसलिए कहा कि अगर आप जुडिशरी देखें, अगर आप पाकिस्तान का मीडिया देखें, अगर आप पुलिस देखें, अगर आप दूसरी जगह देखें, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल इस तरह की कैंपेन को काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ गैर महसूस तरीके से सपोर्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि ये जो वीडियो अभी आई है और जिस पे इतना हंगामा हुआ है, और ये वीडियो कोई 1-1.5 महीना पुरानी है, लेकिन अचानक वो वीडियो पुलिस के पास थी सिर्फ, और पुलिस से लीक हुई, किसको लीक हुई, क्यों लीक हुई और किसने लीक करवाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक हंगामा जारी है मुसलसल काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़, और ये इस वजह से था कि एक मुबारक सानी ज़मानत केस था जिस पे काजी फाइज ईसा उस बेंच में एक मेंबर थे जिसने ये फैसला दिया था। उसके जवाब में एक टीएलपी का वर्कर था जिसने ये अल्फाज काजी फाइज ईसा को कहे जब वो अपनी फैमिली के साथ एक बेकरी पे यहाँ डोनट लेने गए। लेकिन वो नौबत वहाँ तक कैसे पहुँची? जैसे मैंने आपको कहा कि मीडिया में भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम मुसलसल चलती रहे, और उसकी वजह यह है कि सरकारी जमात के कुछ लोग कुछ टीवी एंकर्स के साथ बैठकर इंतहाई ख़तरनाक तरीके से इस इशू को उछालते रहे हैं, जो ना ही किसी उसूल पे पूरा उतरता था, ना ही किसी कानून पे। उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो ये जो अचानक मुहिम चलती है काजी साहब के ख़िलाफ़ और इतनी ज़्यादा
आग पकड़ लेती है, इसकी वजह क्या है? वजह हमें कुछ नहीं नजर आई सिवाय इसके कि हमने काजी साहब का जो रिकॉर्ड पिछले कुछ अरसे में वो चीफ जस्टिस रहे वो देखने की कोशिश की है, तो हमें पता चला कि 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग्स नहीं हुई थी। काजी साहब ने उन्हें दोबारा शुरू किया। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस अप्रूव करते थे, एक डिक्टेटोरियल किस्म का सेटअप चलता था। अब ये रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने तिमाही रिपोर्ट्स जारी करना शुरू, अपनी कारकर्दगी की हर 3 माह बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी शुरू की, जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में होता है, पाकिस्तान में ये नहीं होता था। अपने आप को जवाबदेह बनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत अपने इख्तियारात चीफ जस्टिस ने कमेटी को दे दिए, और उस कमेटी ने क्या किया ये एक अलग दास्तान है। वो खान साहब की पिटीशन उस कमेटी ने नहीं लगाई, लेकिन उस कमेटी को कुछ नहीं कहा जाता, जिसमें 2 मेंबर वो हैं जो हम ख्याल हैं। काजी साहब को सिर्फ कसूरवार ठहराया गया। फिर उसके बाद कोर्ट रूम नंबर 1 के केसेस की बराह रास्त समात टीवी चैनल्स पे दिखाना शुरू की। पहले अकाउंटेबिलिटी की, फिर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की। किसी और चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं किया। और ज़ाती सतह पे कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी के पास वाक़या अपनी विरासती ज़मीन माहौलियाती इदारा बनाने के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत को अतिया की। और ये एक चीफ जस्टिस हैं जो, और हम देख रहे हैं माजी में तमाम चीफ जस्टिस इस मुल्क से उन्होंने प्लॉट और पैसा बनाया, पेंशनें बनाई, दिया किसी ने नहीं इस मुल्क को कुछ भी। काजी साहब ने प्लॉट भी नहीं लिया, लेकिन अपनी ज़मीन भी नाम दी। और दूसरे मैंने जो आपको बताया वो जो काम किया भी। और फिर उनके नुमाया फैसले कौन कौन से थे? संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में 45 साल बाद तस्लीम किया। किसी और चीफ जस्टिस ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी तस्लीम करने का हौसला नहीं किया उनसे पहले। उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला तब गलत था। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया। किसकी दरख्वास्त पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे, जो उनसे पहले वाले चीफ जस्टिस मुमकिन नहीं बना सके थे। ये काम भी काजी फाइज ईसा ने किया। मुबारक अहमद सानी जमानत केस, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, ये है वो उनका गुनाह सबसे बड़ा कि उन्होंने एक हीरो और उसके फॉलोअर्स की बात को अंधाधुंध उस पर सर तस्लीम खाम नहीं किया। फिर सो मोटो केसेस नहीं लेते, सो मोटो एक्शन नहीं लेते, सिर्फ वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिया, क्योंकि जस्टिस अदर मिन्नाल्लाह ने एक केस के दौरान कहा था कि प्रॉक्सीज हमारे खिलाफ बोलती हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस के खत पर सो मोटो नोटिस लिया, और इस्लामाबाद F9 पार्क में दरख्तों की कटाई पर इसके नोटिस ही नहीं आया, ना किसी प्रोजेक्ट पे जिसमें से पैसे बनाए जा सकते थे। तो ये कसूर है काजी साहब का। और आखिरी उनके जो कसूर हैं उसमें से ये है कि काजी रोज़ाना सो मोटो नोटिस नहीं लेता, काजी प्लॉट्स नहीं लेता, मनफी कैंपेन के बावजूद काजी तौहीन अदालत नहीं लगाता, इसी मनफी कैंपेन के बावजूद काजी फैशिस्ट माइंडसेट के सामने झुकता नहीं है, काजी प्रोटोकॉल नहीं लेता, पैदल घूमता है, अपने आप को इस मुल्क का आम इंसान समझता है। गुड नाइट।